मुझे वह सुबह अभी भी स्पष्ट रूप से याद है, मानो वह मेरी स्मृति में अंकित हो। मैं हमेशा की तरह जल्दी उठा और रसोई में नाश्ता तैयार किया, जो कई सालों से मेरे घर का केंद्र था। मैंने मेज पर हर विवरण का ध्यान रखा, जैसा कि मैंने हमेशा अपने बेटे के लिए किया था, भले ही उसने लंबे समय से इन व्यंजनों पर ध्यान नहीं दिया था। एक रात पहले उसने फोन करके कहा था कि वह काम से पहले रुकेगा क्योंकि उसे मुझसे बात करनी है। उनकी आवाज ठंडी, दूर की थी, एक स्वर जो वर्षों से मानक बन गया, जैसे कि हमारा बंधन सिर्फ एक कर्तव्य बन गया है और अब स्नेह नहीं। जब वह इंतजार कर रहा था, मैंने उसकी पसंदीदा डिश पकाने का फैसला किया। मैंने देखभाल के साथ आटे को आकार दिया, एम्पानाडा को गोभी से भर दिया, मांस के साथ भुने हुए आलू तैयार किए। एक सुगंध जिसने मुझे उस समय में ले जाया जब वह छोटा था, स्कूल से सीधे मेरी बाहों में भाग रहा था, अभी भी जीवन की निराशाओं से मुक्त था। लेकिन वह लड़का अब अस्तित्व में नहीं रहा। जो आदमी आया था उसने शानदार सूट पहना था, उसकी नज़र सख्त थी और वह किसी ऐसे व्यक्ति की मितव्यता से बात कर रहा था जो हर शब्द को मापता हो। वह मेरे सामने बैठ गया और बिना मेरी ओर देखे चुपचाप खाना खा लिया। उन्होंने काम, अपनी भावी पत्नी के व्यवसाय, शादी की योजनाओं पर टिप्पणी की। जब वह प्लेटें साफ कर रहा था और मैं साफ कर रहा था तो मैं सुन रहा था और जब भी संभव हो दूसरी ओर देखता रहा। तभी, सीधे मेरी ओर देखे बिना, उन्होंने वही कहा जो वह कहने आए थे, यदि मैं समारोह में उपस्थित नहीं होता तो उन्हें अच्छा लगता। उन्होंने दावा किया कि यह उचित नहीं था, कि दुल्हन का परिवार प्रभावशाली था, कि वातावरण मेरे लिए बहुत परिष्कृत होगा। मैं शर्मिंदगी से बचना चाहता था। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि लोग आश्चर्यचकित हो कि वह साधारण महिला कौन थी, वह महिला इतनी विलासिता के बीच संदर्भ से बाहर थी। अंदर, मुझे कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने शांति से जवाब देते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह खुश था। वह मुझे गले लगाए बिना, भोजन के लिए मुझे धन्यवाद दिए बिना, बस इतना कहते हुए उठ गया कि बाद में मिलते हैं। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं मेज पर बैठा रहा और मुड़े हुए रुमाल, ब्रेडक्रम वाली प्लेट, गिलास को देखता रहा जहां उसके मुंह का निशान अभी भी देखा जा सकता था। अगले दिन घने कोहरे में डूबे रहे। शादी मेरी उपस्थिति के बिना, बिना निमंत्रण के, बिना किसी छवि के हुई जिसमें मैं भी शामिल था। मैंने स्थानीय पत्रिकाओं में तस्वीरें देखीं, सोशल मीडिया पर मैंने परिचितों से टिप्पणियां सुनी जिनमें दया और निर्णय मिश्रित थे। दुल्हन, इतनी युवा, इतनी सुंदर और अच्छी तरह से जन्मी, उसके बगल में मुस्कुराई जैसे कि दुनिया उनकी हो। अपनी रसोई से, खिड़की से बाहर देखते हुए, मुझे एक धुंधली छाया की तरह महसूस हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति जो अब अपने जीवन के नए अध्याय से संबंधित नहीं है। समय बीतता गया। मुलाकातें कम हो गईं, कॉल संक्षिप्त और जल्दबाजी में होने लगीं और हमने उस विषय पर फिर कभी चर्चा नहीं की। कोई बहाना नहीं बनाया गया, कोई सुलह का प्रयास नहीं किया गया। उसने मुझे कभी भी अपनी नई वास्तविकता में शामिल नहीं किया। उनकी पत्नी उन्हें महत्वपूर्ण लोगों के साथ पार्टियों, यात्राओं, रात्रिभोजों में शामिल करती थीं, एक ऐसा अतिरिक्त जीवन जिसके बारे में मैं कभी नहीं जानता था। और मैं, अपने छोटे से कोने में, बगीचे की देखभाल करता था, पौधों से बात करता था जैसे कि वे उस बेटे की प्रतिध्वनि बना सकते हैं जिसने खुद को दूर कर लिया था। वर्षों बाद, वह फिर प्रकट हुआ। चेहरे पर ऐसे निशान थे जो पहले नहीं थे। अतीत के अहंकार ने स्पष्ट थकान का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। उसने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे कोई आराम ढूंढ रहा हो, जैसे कोई उस एकमात्र स्थान पर लौट रहा हो जहां वे अभी भी सुरक्षित महसूस करते हैं। आंसुओं के माध्यम से, उन्होंने कहा कि उन्हें छोड़ दिया गया था, कि जिस चीज पर उन्हें विश्वास था वह ठह गई है। भाग्य उसका नहीं रहा, उसके दोस्त गायब हो गए, और अब जो बचा था वह एक दर्दनाक खालीपन था। उसने मदद मांगी। उसने मुझसे उसका स्वागत करने, उसे आश्रय देने, उसे उस छेद से बाहर निकालने की विनती की। उसकी आंखें मोक्ष मांग रही थीं, एक खोए हुए लड़के की आंखें। जैसे ही वह बोला, मुझे वह समय याद आ गया जब मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका समर्थन किया था। मुझे वह भी याद आया जब उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मैंने उस आदमी के बारे में सोचा जिसने एक दिन अपनी मां को छुपाना ही बेहतर समझा ताकि उसकी शादी की चमक धूमिल न हो। लेकिन जिसने मेरे लिए उत्तर दिया वह मेरा पति था, वह आदमी जो तब प्रकट हुआ जब मुझे प्यार पर विश्वास नहीं था, जिसने मुझे टूटे हुए टुकड़ों से बचाया, जिसने मुझे दिखाया कि जीवन में अभी भी सुंदरता है। वह, एक ईमानदार और स्नेही व्यक्ति,
जिसने अपनी आंखों से देखा कि मेरे साथ कैसा व्यवहार किया गया, खड़ा हुआ और दृढ़ता से मेरे बेटे से कहा कि वह अब अपने द्वारा चुने गए विकल्पों का फल प्राप्त कर रहा है, कि अकेलापन उन लोगों की कीमत है जो गर्व बोते हैं। मेरा बेटा गुस्से में चला गया, अपने अपराध का सामना करने में असमर्थ। वह अपने आप से भागकर दूसरे देश में चला गया। वर्षों बीत गए बिना किसी संपर्क के। मैंने अफवाहें सुनी, दूर के जीवन की खंडित कहानियां। वह कभी वापस नहीं आया। और क्षमा धीरे धीरे आई, एक हल्की हवा की तरह जो बिना चोट पहुंचाए छू जाती है। एक सुबह मुझे एहसास हुआ कि अब दर्द नहीं होता, कि सब कुछ होते हुए भी मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं यह भी समझ गया कि प्यार करने का मतलब खुद को रद्द करना नहीं है, कि अब उसका समर्थन करने के लिए पहुंचना संभव नहीं था। यही वह सीमा थी जो मैंने खींची, द्वेष के कारण नहीं, बल्कि अपने प्रति सम्मान के कारण। मैंने उस आदमी के बगल में शांत दिन गुजारे जिसने मुझे चुना। बातचीत की शांत दोपहरें, हाथ में हाथ डालकर चलना, अर्थ से भरी खामोशियाँ। घर नई हंसी से भर गया, दिल से पोते पोतिया, दोस्त जो परिवार बन गए। गुलदस्ते से कभी कोई फूल गायब नहीं हुआ, शाम को गरम चाय भी नहीं। और हर रात जब मैं छत पर अपने बेटे की तस्वीर देखती थी तो मैं फुसफुसाती थी, मुझे आशा है कि आप जहाँ भी ऐस शांति में ऐस। एक दिन आप समय जाएंगे। वह एक दिन आप मांगने के लिए नहीं, बल्कि सच्चा प्यार करने के लिए वापस आएंगे। क्योंकि मैंने सीखा कि सच्ची शिक्षा प्यार को नकारने में नहीं है, बल्कि उसे दृढ़ता से पेश करने में है। क्योंकि जिस प्यार से मुझे इनकार किया गया था, उसे मैंने खुद में खोजा। जो एकांत उन्होंने मुझ पर थोपा वह आज़ादी बन गया। जो कहानी अधूरी लगती थी उसका अंत मिल गया। अंत में मैंने कुछ भी नहीं खोया। वह था जो नहीं जानता था कि कैसे रहना है। जिस दिन से उसने वह दरवाज़ा बंद किया, वह कभी वापस नहीं आया। और कुछ देर तक मैंने इंतजार किया। फोन की हर घंटी, दरवाजे पर हर दस्तक ने मुझे विश्वास दिलाया कि शायद, लेकिन वह वापस नहीं आया। सप्ताह, महीनों में और फिर वर्षों में बदल गए। उनकी चुप्पी आखिरकार एक निश्चितता बन गई। मैंने दूसरों से सुना कि वह नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश में दूसरे देश में चला गया था। उसने व्यवसाय खोलने, उस विलासितापूर्ण जीवन में लौटने की कोशिश की जो वह चाहता था। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। एक एक करके दरवाजे बंद हो गए। उसके अमीर दोस्त गायब हो गए जब उन्हें एहसास हुआ कि वे उससे और कुछ नहीं ले सकते। उनका नाम, जो कभी दिखावे और सफलता से जुड़ा था, कर्ज, असफलता और टूटे वादों का पर्याय बन गया। निसंदेह मैंने इस बारे में उनसे कुछ नहीं सुना। उसने मुझे कभी नहीं बुलाया। उन्होंने कभी मदद नहीं मांगी। और सबसे पहले, हर नई खबर मुझे पुराने खुले ख्वाब की तरह आहत करती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया, दूरी उसकी पसंद थी। और मुझे एक ऐसे बेटे की प्रतीक्षा करना बंद करना होगा जो केवल तब मेरी तलाश करता था जब दुनिया उसके प्रति क्रूर थी, जो मुझे केवल तभी याद करता था जब उसे बचाने की आवश्यकता होती थी। मेरे पति अभी भी मेरे साथ थे, वह आदमी जो तब आया जब मुझे प्यार में विश्वास नहीं रहा। जिस धैर्य की मैंने हमेशा प्रशंसा की है, उसके साथ उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपनी निर्धारित सीमाओं पर गर्व होना चाहिए। दूसरों के लिए इतने वर्षों तक जीने के बाद मैंने खुद को चुना है। और हालांकि अभी भी ऐसी रातें थीं जब मैं अकेले रोता था, मुझे पता चला कि वे आंसू जाने देने का हिस्सा थे। क्योंकि प्यार करने का मतलब अंतहीन चोट सहना स्वीकार करना नहीं है। घर नई यादों से भर गया। हमने उन स्थानों की यात्रा की जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम अपरिचित सड़कों से गुजरे, छुपे हुए शराबखानों में खाना खाया, पुरानी बालकनियों से सूर्यास्त देखा। प्रत्येक यात्रा ने उस दूसरे मौके का जश्न मनाया जो जीवन ने हमें दिया। यह पुष्टि करने का एक तरीका कि नई कहानी लिखने में कभी देर नहीं होती। कभी कभी इन यात्राओं के बीच में मैं उसके बारे में सोचता था, अगर तुम ठीक होते, अगर तुम मुझे याद करते, अगर तुम एक दिन मुझे प्यार से याद करते। लेकिन ये सवाल अब पहले की तरह कष्ट नहीं देते। वे धीमी गूंज, छायाएं थीं जो अब मेरी शांति नहीं छीनती थीं। मैंने यह स्वीकार करना सीखा कि हर बंधन को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। माय होना पारस्परिकता की गारंटी नहीं देता। घर पर मेरे दिन शांत थे। मैंने पौधों की देखभाल की, अपने दोस्तों के बच्चों के लिए बुनाई की, छत पर धूप में पढ़ा। मेरे पति स्टूडियो में पेंटिंग करते थे। वह हमेशा युवा उत्साह के साथ मुझे अपनी पेंटिंग दिखाते थे, मेरी राय पूछते थे जैसे कि मैं एक कला समीक्षक हूँ।
यह वही था, सरलता में, कि मुझे एक नया आनंद मिला। एक ऐसी उपलब्धि जो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि किसने दूर जाना चुना। एक दिन मुझे एक परिचित का पत्र मिला। उसने कहा कि उसने मेरे बेटे को एक कैफे में अकेले देखा था। थकी हुई आंखें, चला गया अहंकार। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह उदास होकर मुस्कुराया और चला गया। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह एक दिन वापस आएगा? क्या तुम एक बेटे के रूप में बिना किसी शुल्क के मेरे दरवाजे पर दस्तक देने का साहस करोगे? मुझे नहीं पता था, लेकिन जब तक वह संभावना नहीं आई, मैं जीवित रहा। हमने अपने पति की पेंटिंग्स के साथ एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। हम मित्रों, पड़ोसियों, जिज्ञासु लोगों को आमंत्रित करते हैं। गैलरी भरी हुई थी। उन्होंने अपने शुरुआती भाषण में मुझे अपनी प्रेरणा, अपना समर्थन और पेंटिंग में लौटने का कारण बताया। और मैं वही जानता था कि मैंने फिर से प्यार करने के लिए अपना दिल खोलने का फैसला किया है। जब हम घर लौटे तो हमने छत पर टोस्ट बनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ हर दिन एक उपहार था। कभी कभी जब वह मुझे दोपहर की रोशनी में पड़ते हुए देखते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया है जिसे दुनिया नहीं देख सकती। मुस्कान। मैंने उसका हाथ सहलाया, और मैं आभारी था कि उसने मुझे देखा, तब भी जब मुझे अपने आप में कोई मूल्य नजर नहीं आया। धीरे धीरे साल बीत गए। हम एक साथ बूढ़े होते गए। हम छुर्रियां, सफेद बाल, छोटे शरीर के दर्द और दर्द को स्वीकार करते गए। हर सुबह एक आशीर्वाद थी। प्रत्येक रात एक और दिन साझा करने का एक शांतिपूर्ण उत्सव। मेरा बेटा अभी भी अनुपस्थित था, लेकिन ख्वाब से अब खून नहीं बहता। निशान बना रहा, हाँ, लेकिन बिना दर्द के। यह सिर्फ उस बात की स्मृति थी जो मैंने अनुभव किया, मैंने जो सीखा, मैंने जिस पर विजय प्राप्त की। कभी कभी चिमनी पर उनके चित्र को देखते हुए मैं चुपचाप बोलता था। उसने कहा कि वह अब भी उससे प्यार करती है। वह अब भी उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन अगर वह कभी वापस नहीं आया तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि मैं समझ गया, आप किसी को भी आपसे सही प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप वह चीज नहीं मांग सकते जो दूसरा देना नहीं जानता। प्यार करने का मतलब आखिरकार यह जानना भी है कि कैसे जाने दिया जाए। और जिंदगी चलती रही। मैंने उसे अपने साथ लाई हर चीज के साथ गले लगाया। मैंने पाया कि सच्ची दौलत वही है जो हम बनाते हैं, भले ही हम खाली हाथों से शुरुआत करते हों। और सब कुछ होते हुए भी मैंने बहुत कुछ बनाया। जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। सर्दी जल्दी आ गई, करकराती ठंड के साथ साथ नाजुक शांति भी लेकर आई। मुझे आग के पास बैठना, पैरों पर कंबल डालना, पुराने पत्र दोबारा पढ़ना पसंद था। उनमें से वे भी है जो मेरे बेटे ने बचपन में मुझे लिखे थे। टेढ़े मेढ़े नैनंक्ष, कोमलता से भरे हुए। उन्होंने मुझे हीरो कहा, एक बहादुर माँ से। मैंने सोचा, वह लड़का किस मोड़ पर खो गया, किस बिंदु पर महत्वाकांक्षा स्नेह पर हावी हो गई। लेकिन ये विचार बादलों की तरह गुजर गए। वे रुके नहीं। उन्होंने इसका वजन नहीं किया। मेरे पति अगली कुर्सी पर बैठकर पेंटिंग करते थे और कभी कभी मुझसे कहते थे कि मैं इतना पीछे मुड़कर न देखूं। हमारे इतिहास की सुंदरता उसमें थी जिसे हम बनाते रहे। हर दोपहर हम हाथों में हाथ डाले, गले में स्कार्फ लपेटे, पत्तों की सरसराहट सुनते हुए चलते थे। पड़ोसियों ने हमारा स्वागत किया। कुछ ने पौधों के बारे में सलाह मांगी। बाकी लोग तो हमें देखकर ही मुस्कुरा दिए। जिस तरह से उन्होंने हमें देखा, वह मुझे पसंद आया। मानो हम इस बात का जीता जागता सबूत हों कि उम्र बढ़ने के बावजूद प्यार अभी भी पनप रहा है। एक सुबह तक मुझे एक और पत्र मिला, एक विदेशी वकील से। इसमें कहा गया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, कि वह अस्पताल में भर्ती थे, अकेला, उसके लिए कोई नहीं है। मैं चुपचाप पढ़ता हूँ। शब्द भारी थे। यह एक दरवाजा था, एक मौका। मेरी क्षमा कितनी सफल हो सकती है, इसकी एक परीक्षा। मैंने इसे अपने पति को दिखाया। उसने कोमलता और बुद्धिमत्ता के मिश्रण से मेरी ओर देखा। मैंने कहा कि यह मेरी पसंद थी, और वह, चाहे कुछ भी हो, वह मेरे साथ रहेगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे बचकानी आलिंगन, अस्वीकृतियाँ, खामोशियाँ याद आ गईं। लेकिन भोर में, मुझे पता था, मैं यात्रा नहीं करूँगा। मैं जवाब नहीं दूंगा। इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता था।
लेकिन क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन रक्षक नहीं बना रह सकता जो मुझे केवल तब याद करता है जब वे डूब रहे होते हैं, उसके प्रति मेरा प्यार जारी रहा, लेकिन मेरे जीवन का मूल्य था। और अब यह शांति, आपसी प्रेम, ईमानदार परियोजनाओं से बना था। मैंने एक पत्र लिखा। मैंने स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि वह हमेशा उनका नाम अपने दिल में रखेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि वह खुद खड़ा होना सीखें, अपने कदमों का सामना खुद करें। जब मैंने इसे भेजा तो मेरे पति ने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि मैं बहादुर हूँ। वह प्यार ना कहना भी जानता है। समय बीतता गया। वसंत शाखाओं के माध्यम से आ गया, फूलों, रोशनी और बच्चों की हंसी को आंगन में ले आया। मुझे एक चुने हुए समुदाय का हिस्सा महसूस हुआ, स्नेह का एक चक्र, बिना किसी निर्णय के। कभी कभी पौधों को पानी देते समय मैं आकाश की ओर देखता और उसके बारे में सोचता, उस बच्चे में जो उस बगीचे से होकर भागा। और विचार में उसने शांति की कामना भेजी, लेकिन यह कोई अनुरोध नहीं था। यह सिर्फ प्यार था, स्वतंत्र, उन्मुक्त, बिना प्रतीक्षा के। हम यादें बनाना जारी रखते हैं। दोस्तों के साथ रात्रिभोज, छोटी प्रदर्शनियां, दोपहर में पढ़ना। मैंने अपने पति को आंखों में चमक के साथ अपनी कला के बारे में बात करते देखा, और उनकी हर उपलब्धि मेरी भी थी, क्योंकि हम एक ही कहानी में रहते थे, वही प्रेम परियोजना। एक दिन मैं फोटो एल्बम लेकर बैठ गया। मैंने धीरे से पन्ने पलटे। वहाँ हम थे, मैं जवान, वह बच्चा, वह बिना दांतों के मुस्कुराता है, पार्क में दौड़ना, छुट्टी पर। मैं रोया, लेकिन कृतज्ञता के साथ। प्यार करने, देखभाल करने, वह सब कुछ देने के लिए जो मैं कर सकता था। मैंने मुस्कुराते हुए एल्बम बंद कर दिया। उसका मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं था। मैंने जो दिया वह प्रेम से दिया, क्योंकि यह मेरा सार था। और अब, सब कुछ के बाद, प्राप्त करने की मेरी बारी थी। मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर बगीचे में ले गए और मुझसे आंखें बंद करने को कहा। जब मैंने उन्हें खोला तो मैंने देखा कि एक नया फूलों का बिस्तर, नए लगाए गए फूलों से भरा हुआ, एक कोना रंगों और इत्र से स्पंदित हो रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि यह धन्यवाद कहने का उनका तरीका था, हर भाव के लिए, मेरे साथ हर दिन के लिए, साझा किए गए हर आलिंगन के लिए। फिर उसने मुझे जोर से गले लगाया और फुसफुसाकर कहा कि जीवन ने हमें देर से ही सही, लेकिन फिर भी एक चमत्कार दिया है। उस पल मुझे कुछ समझ में आया जो समय ने मुझे चुपचाप सिखाया था, कि बच्चे हमेशा खून से नहीं, बल्कि उन आत्माओं से पैदा होते हैं जो हमसे प्यार करना, हमारी देखभाल करना, हमारे साथ चलना चुनती है। और एक वास्तविक परिवार वह है जो बना रहता है, जो वहाँ मूल्य देखता है, जहाँ दूसरों को केवल अनुपस्थिति दिखती है, जो बिना शर्म के, बिना माप के, संपूर्णता के साथ प्यार करता है। दिन शांति से चलते रहे, शांत पानी की तरह जिसने चट्टानों को पार करना सीख लिया। मुझे और मेरे पति को दोपहर में पढ़ने की अच्छी शांति, आसपड़ोस में धीमी गति से चलने, बच्चों के दौरे की आदत हो गई है, जो हंसी की शुद्ध ध्वनि को घर में वापस लाते हैं। मैंने उन छोटी छोटी चीजों को महत्व देना शुरू कर दिया जो पहले मुझसे दूर थीं। ओवन में रोटी की गंध, आपके हाथ की गर्माहट और मेरे हाथ की गर्माहट, वह सहेज हंसी जो व्यंजन के गलत हो जाने पर छूट जाती है। एक दोपहर, दराजे व्यवस्थित करते समय, मुझे अपने बेटे की एक लड़के के रूप में तस्वीर मिली। वह अपनी पसंदीदा बचपन की टी शर्ट, अपने घिसे-पिटे शॉर्ट्स, अपने गंदे टेनिस जूते के साथ था। अपने शुरुआती वर्षों की उस अक्षुण्ण मासूमियत के साथ मुस्कुराए, जब आप अभी तक निराशाओं का वजन नहीं जानते हैं। मैं वही स्थिर रहा, स्मृतियों को गर्म हवा की तरह अपने अंदर से गुजरने दिया जो बिना चोट पहुंचाए छू जाती है। मेरे पति आए और मेरे हाथ में फोटो देखकर मुझे पीछे से गले लगा लिया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा कि वह बच्चा अभी भी अस्तित्व में है, लेकिन अब उसे बचाना, उसकी तलाश करना, उसे ठीक करना मेरा मिशन नहीं है। मैंने कहा कि जीवन ने मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका दिया है, और यह नई शुरुआत सम्मान की हकदार है, न कि पुराने घावों की लालसा में दफन होने की। मैं बस मुस्कुराया और फोटो को एक बॉक्स के अंदर रख दिया। इसे भूलना नहीं, बल्कि जो था, जो मैंने दिया, जो मैंने सीखा, उसकी स्मृति के रूप में इसे संरक्षित करना। समय के साथ, मैंने देखा कि मेरे पति धीमे हो गए थे, उनके कदम खिसक रहे थे, उनकी झपकियां लंबी थीं, लेकिन उनकी आत्मा दृढ़ रही, उनकी निगाहें चमकदार रही, उनका प्यार बरकरार रहा। उसने मुझसे कहा कि हर दिन एक उपहार है,
उसे अंत का डर नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही वह सब कुछ पा लिया है जो मायने रखता है। उनके शब्दों में एक मधुर और दुखद सच्चाई सामने आई, मानो क्षणों की सुंदरता उनकी सीमा से ही आई हो। एक दोपहर वह मुझे अपने स्टूडियो में ले गया और अपना नवीनतम उपहार बताया, एक पेंटिंग जो कपड़े से ढकी हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुप्त रूप से काम करते हुए कई महीने बिताए हैं, बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जब उसने कपड़ा हटाया तो मैंने खुद को चित्रित किया। छत पर बैठा था, फूलों से घिरा हुआ था, मेरी गोद में एक खुली किताब थी और मेरी नज़र क्षितिज में खोई हुई थी। मैंने स्वयं को कभी इस तरह नहीं देखा था, शांत, संपूर्ण, प्रकाश से भरपूर। उसने मुझे गले लगाया और कहा कि वह मुझे इसी तरह याद रखना चाहता है। यह एक ऐसी महिला की छवि थी जो बिना मांगे प्यार करना, बिना सख्त हुए विरोध करना, बिना नष्ट किए निर्माण करना जानती थी। मैं रोया, एक अनाम भावना से छुआ। मैंने ललखराते शब्दों से उसे धन्यवाद दिया। मैं जो महसूस कर रहा था उसे रोक नहीं पा रहा था। हमने पेंटिंग को लिविंग रूम में, सबसे महान स्थान पर, हमारी यात्रा के प्रतीक के रूप में, दर्द पर हमारी मौन विजय के प्रतीक के रूप में लटका दिया। अगले दिन एक सूक्ष्म, लगभग पवित्र शांति लेकर आए। प्रत्येक भाव में अधिक वजन था, प्रत्येक रूप अधिक कीमती था। हम जानते थे कि समय अब अनंत नहीं है। उन्होंने रात में मुझसे कहा कि उन्होंने बुढ़ापे में इतना खुश होने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस जीवन ने उन्हें एक नया अध्याय दिया जब उन्हें लगा कि कहानी पहले ही खत्म हो चुकी है। और मैंने किसी ऐसे व्यक्ति की तरह पूरी चुप्पी के साथ जवाब दिया जिसने खुद को बहुत धन्य महसूस किया। और जब अंततः उसने अपने दर्दमुक्त हाथों को फिर से देखा, जब उसने उन्हें हल्के से और सुरक्षित रूप से हिलाया, तो उसे पता चला कि वह ठीक हो गया है। हमने एक आखिरी प्रदर्शनी एक साथ आयोजित की। उनकी रचनाओं ने गैलरी को हमारे इतिहास के रंगों से भर दिया। मेरे चित्र, हमारी यात्राओं के परिदृश्य, पंक्तियों में परिवर्तित यादें। सबके सामने उन्होंने मुझे प्रत्येक पेंटिंग के पीछे के कारण के रूप में, उस रोशनी के रूप में प्रस्तुत किया जिसने उनकी रचना करने की इच्छा को फिर से जगाया। उन्होंने कहा कि मैंने उनके बुढ़ापे को नई जवानी में बदल दिया है। और उनके शब्दों को सुनकर, तालियों को देखकर और हमारे चारों ओर की कोमल झलक को महसूस करके मैं समझ गया कि जीवन ने मुझे पुरस्कृत किया है। प्यार ने मुझे ढूंढ लिया, और भले ही मैं एक लंबे और कांटेदार रास्ते पर चला, फिर भी मैं सही जगह पर पहुंच गया। उस रात हम दोनों ने घर पर आग के सामने गिलास रचकर टोस्ट बनाया। उसने मुझसे कहा कि अगर वह अगले दिन चला जाए तो वह चाहता है कि मुझे पता चले कि वह पूरी तरह से शांति से जा रहा है, कि उसने मेरी तरफ से सभी आवश्यक चीजों का अनुभव किया है। मैंने उसके हाथों को चूमा और कहा कि उसके प्यार ने मेरे अंदर सारी जगह भर दी है, कि मुझ पर उसका कुछ भी बकाया नहीं है, कि जो कुछ बचा था वह सिर्फ कृतज्ञता थी। हम इसी तरह सो गए। आपकी शांत सांसें मुझे सोने के लिए प्रेरित कर रही थीं, आपकी गर्मी मेरे शरीर को ढक रही थी, आपकी उपस्थिति मुझे निश्चितता दे रही थी। और जब मैंने अपनी आंखें बंद कीं, तो मुझे एहसास हुआ कि जीवन में सच्ची जीत सब कुछ पाने में नहीं है, बल्कि हर चीज से प्यार करने में है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोई समस्या नहीं मिली। मैंने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था, तीव्रता से जिया था, बिना किसी हिचकिचाहट के प्यार किया था। और वह काफी था। समय के साथ दिनों ने एक प्रकार की नाजुक खामोशी हासिल कर ली, मानो समय ने ही हमें विदाई के आलिंगन में घेर लिया हो। वह अधिक सोने लगा, कम बातें करने लगा। लेकिन जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों ने आवश्यक बात कही, धन्यवाद, प्रिय। मैं अभी भी यहाँ हूँ। हर सुबह मैं उसके पास बैठता, उसका हाथ पकड़ता और हमारी शुरुआत की कहानियां सुनाता, जब हम छोटे थे और मानते थे कि अभी सब कुछ आना बाकी है, उन संघर्षों के बारे में जिनसे हमने जीत हासिल की, उन नुकसानों के बारे में जिन्हें हमने स्वीकार किया। जब वह मेरी आवाज सुनता था तो उसकी मुस्कुराहट, और भी कमजोर, हमेशा प्रकट होती थी। एक सुबह जब मैं खिड़की के पास बैठकर उसे पढ़ रहा था, उसने धीरे से मेरा हाथ दबाया और मुझसे किताब नीचे रखने को कहा। वह सिर्फ मौन और मेरी उपस्थिति चाहता था। हम वैसे ही रुके रहे, हवा में नाचते पत्तों को देखते रहे, पर्दों से रोशनी को चमकते रहे, दोपहर की गर्म गर्मी को अपनी त्वचा पर महसूस करते रहे। उन्होंने कहा कि वे उनके पसंदीदा पल थे, सबसे सरल, सबसे सच्चे, जिन्हें कोई छीन नहीं सकता था। और जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे समझ आया कि कोई कमी नहीं है। जिंदगी ने हमें पहले ही सब कुछ दे दिया था।
मुझे पड़ोस की लाइब्रेरी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। लक्ष्य सरल था, मेरी कहानी साझा करें, इस बारे में बात करें कि मुझे कैसे नुकसान का सामना करना पड़ा और कैसे मैं इतनी सर्दियों के बाद अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में कामयाब रहा। मैं महिलाओं के एक छोटे समूह के सामने बैठी, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, सभी उत्सुक आंखों और दिलों के साथ सुनने के लिए तैयार थीं। मैंने सरलता से, बिना किसी अलंकरण के, बिना किसी नाटक के बात की। मैंने अपने बेटे के बारे में, अभावों और अस्वीकृतियों के बारे में, बल्कि चुने हुए प्यार के बारे में, उन दोस्तों के बारे में भी साझा किया जो परिवार बन गए और मेरे पति के बारे में, जो मेरे जीवन में तब आए जब मुझे किसी और चीज की उम्मीद नहीं थी। जब मैंने काम पूरा कर लिया तो बहुत से लोग मेरे पास आकर गले लगे, मुझे धन्यवाद दिया और मुझे अपनी कहानियां सुनाईं। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। यह दर्द, हालांकि अनोखा था, कई लोगों द्वारा साझा किया गया था। वहाँ, आलिंगनों में, मुझे लगा कि मैं एक वास्तविक भाईचारे का हिस्सा था, एक ऐसे समुदाय का जो एक स्वागत योग्य आश्रय के रूप में बना था। दोपहरें नई यात्राओं से भरी रहीं। मुझे घर पर दोस्त मिलते थे, हम छत पर एक साथ शराब पीते थे, रेसिपी साझा करते थे और किताबों का आदान प्रदान करते थे। घर, जो एक बार शांत था, एक बार फिर हंसी, बातचीत और छोटी छोटी परियोजनाओं से भर गया, जिसने मुझे व्यस्त रखा। हमने बगीचे में नए फूल लगाए, गमलों को रंगा, लालटेनें लटकाईं जो रातों को हल्की रोशनी से जगमगाती थीं। मुझे शाम के समय वहां बैठना, रोशनी को धीरे धीरे गायब होते देखना, खुद को याद दिलाना पसंद था कि हर दिन का अंत होता है, उसकी विदाई होती है, और हमेशा आभारी होने के लिए कुछ न कुछ होता है। कभी कभी मेरे पति ने मेरी जो तस्वीर खींची थी, उसे देखकर मुझे उनकी आवाज सुनाई देती थी, जो कह रही थी कि उन्हें मुझ पर गर्व है, कि वह अभी भी मेरे साथ है, कि उनका प्यार अभी भी हर कोने में जीवित है। और मैंने चुपचाप अपनी छोटी छोटी जीतों को साझा करते हुए जवाब दिया, मुझे सबसे बुरे दिनों में भी सुंदरता देखना सिखाने के लिए धन्यवाद। एक दिन मुझे एक अप्रत्याशित कॉल आया। यह एक महिला थी, मेरे बेटे की दोस्त, उस देश में जहां वह रहता था, कह रही थी कि वह कठिन समय से गुजर रहा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अकेले थे, वो मेरे बारे में बहुत बातें करते थे, लेकिन उनमें मुझे कॉल करने की हिम्मत नहीं थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे एक संदेश भेजना चाहूंगा। मैं एक पल के लिए चुप हो गया और अपने भीतर उठी भावनाओं को व्यवस्थित करने की कोशिश करने लगा। मैंने उससे निम्नलिखित बताने के लिए कहा कि मैं उससे प्यार करता था, कि मैं उससे हमेशा प्यार करता था, कि मैं शांति चाहता था, और मुझे उम्मीद थी कि उसे वह रोशनी मिलेगी जिसकी उसे तलाश थी। जब मैंने फोन रखा तो मुझे अपने अंदर कुछ छूटता हुआ महसूस हुआ, जैसे कि उस वाक्य ने आखिरकार एक चक्र बंद कर दिया हो जो इतने लंबे समय से खुला था। मुझे और अधिक की आवश्यकता नहीं थी, मुझे उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। मैं बस यही चाहता था कि उसे पता चले कि उसके लिए मेरा प्यार हमेशा बिना शर्त, अपरिवर्तनीय, धैर्यवान था। दिन अपनी चाल चलते रहे। वसंत ने बगीचे में रंग वापस ला दिए, मुलाकातें जारी रही, घर में हंसी गूंजती रही और यादें दीवारों पर बसती रहीं। हालांकि मेरे दिल पर अभी भी घाव थे, फिर भी यह पूरा महसूस हुआ। मैंने अभावों के साथ जीना, उपस्थिति को अपनाना और यादों का जश्न मनाना सीखा, बिना उनका मुझ पर दबाव डाले। एक दिन पानी देने के दौरान मुझे पत्थरों के बीच एक छोटा सा अंकुर फूटता हुआ मिला, एक फूल वहां उग रहा था जहां पर्याप्त मिट्टी नहीं थी। मैं बहुत देर तक उस फूल को देखता रहा, उसकी ताकत, उसकी जिद, उसकी अप्रत्याशित सुंदरता से प्रभावित हुआ। और मैं समझ गया कि वह मेरा प्रतिबिंब थी, एक फूल जो दरारों में उग आया था, जिसने आखिरकार खिलने का रास्ता ढूंढ लिया। मैं गर्म चाय का कप लेकर छत पर बैठ गया और सूरज को ढलते हुए देख रहा था। मैंने अपने बेटे, अपने पति, उन दोस्तों के बारे में सोचा जो मेरी जनजाति बन गए, उन यादों के बारे में जो मेरे साथ थीं। और मैं गहरी निश्चितता के साथ जानता था कि मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा। हर चीज ने, यहाँ तक कि जो चोट पहुंचाई, उसने मेरे निर्माण में योगदान दिया। नुकसान ने मुझे बेहतर प्यार करना, बेहतर जीना, अधिक आभारी होना सिखाया, क्योंकि मैं समझ गया कि जीवन परिपूर्ण नहीं है, लेकिन यह सुंदर हो सकता है। प्यार हमेशा पारस्परिक नहीं होता, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है। अलविदा दुखद है, लेकिन वे नई मुठभेड़ों के लिए जगह भी खोलते हैं। और अंत में, केवल एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं वह है कि हमने क्या प्यार किया, हमने क्या दिया, हमने दूसरों में क्या पनपने दिया। और मैं,
सूरज की आखिरी किरणों से रोशन अपने बगीचे को देखकर शांत दिल से कह सकता था, मैंने अच्छा प्यार किया, मैं अच्छा रहा, मैं खुश था। दिन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते रहे, मानो समय मुझे साधारण चीजों का आनंद लेने के लिए और अधिक जगह देना चाहता हो। हर सुबह जब मैं खिड़कियां खोलता हूँ तो मैं घर में ठंडी हवा आने देता हूँ और उदासी की छाया को दूर कर देता हूँ। प्रकाश पर्दों के माध्यम से छनकर कोनों को नरम, लगभग मातृ गर्माहट से गर्म कर रहा था, मानो सूर्य स्वयं मुझे अपनी शांति में गले लगाना चाहता हो। घर मेरा आश्रय और मेरी शक्ति बन गया। हर दीवार, फर्नीचर का हर टुकड़ा, हर वस्तु में एक कहानी, एक साझा पल, एक कोमलता से रखी गई स्मृति है। मेरे पति की मेरे बारे में बनाई गई पेंटिंग अभी भी सम्मान की जगह पर है, जो मुझे याद दिलाती है कि मैं कौन थी, मैं कौन हूँ, मैंने कौन होने का फैसला किया, यहाँ तक कि परीक्षणों के बीच में भी। मैं हर दोपहर चाय का कप लेकर उसके सामने बैठता था और उसे अपने दिन के बारे में बताता था। मैंने क्या सपने देखे थे, जो उम्मीदें अभी भी बाकी है। एक सुबह जब मैं पुराने फोटो एल्बम देख रहा था तो मेरी नज़र अपने बेटे की एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वह एक बच्चा था जो फर्श पर बैठा था, खिलौनों से घिरा हुआ था और उत्सुक, साफ सुथरी, भरोसेमंद आंखों से मेरी ओर देख रहा था। मैंने वह छवि देखी जो विषाद और कोमलता के मिश्रण से भरी हुई थी। यह एक अक्षुण्ण स्मृति थी, उस समय का एक टुकड़ा जब हमें विश्वास था कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे। मैंने फोटो को अपने बागे की जेब में रख लिया और बगीचे में चला गया। मैं सबसे पुराने पेड़ की छाया में बैठा, जो अक्सर गर्मियों की दोपहर में हमें आश्रय देता था, और हवा में हिलते पत्तों को देखता रहा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे यह समझने की जरूरत नहीं है कि मेरा बेटा क्यों चला गया, नहीं हमारी जिंदगी ने अलग अलग रास्ते क्यों ले लिए। मुझे बस यह स्वीकार करने की जरूरत थी कि ऐसा ही होना था। हर किसी के पास लिखने के लिए अपनी अपनी कहानी है, भले ही वे कहानियां अब एक दूसरे से मेल नहीं खातीं। उस पल, शाखाओं के बीच खुले आकाश को देखकर, मुझे पता चला कि उसके लिए मेरा प्यार उसकी निकटता, उसके हावभाव, उसके शब्दों पर निर्भर नहीं था। मेरा प्यार बिना शर्त था, लेकिन असीमित नहीं। यह एक ऐसा प्यार था जिसकी अब कोई मांग नहीं थी, जिसकी अब कोई अपेक्षा नहीं थी, जिसे अब और सहना नहीं पड़ता था। यह एक ऐसा प्यार था जिसने आशीर्वाद दिया, जिसने जाने दिया, जो शांति चाहता था, भले ही उस शांति ने मुझे अपने जीवन में शामिल नहीं किया। मैंने खुद को पत्र लिखना शुरू कर दिया, छोटे नोट्स जो मैंने किताबों, दराजों और नोटबुक में छोड़ दिए। वे मुझे जो अनुभव हुआ उसकी याद दिलाते थे, जो मैंने सीखा था उसकी पुष्टि करते थे, उन क्षणों के लिए समर्थन के शब्द थे जब मैं कमजोर महसूस करता था। मैं यह सोचना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो वे पत्र दूसरों को मिलेंगे, कि कोई मेरी आवाज पढ़ेगा और समझेगा कि मैं गहराई से रहता था, कि मैं बहुत प्यार करता था, कि मैं अपनी आखिरी सांस तक सुंदरता की तलाश करता रहा। दोस्त मुझसे मिलने आते रहे, हमने छत पर दोपहर की चाय का आयोजन किया, व्यंजन साझा किए, एक साथ बुनाई की और पुराने गाने गाए जो हमारी माताओं ने हमें सिखाए थे। प्रत्येक मुलाकात जीवन का उत्सव थी, इस बात की पुष्टि की आनंद लेने के लिए अभी भी खूबसूरत चीजें हैं। एक दिन मुझे अप्रत्याशित खबर मिली, मेरा बेटा देश लौट आया है। उसने मुझे नहीं बुलाया, वह मुझसे मिलने नहीं आया, लेकिन मैंने एक पड़ोसी से सुना जिसने उसे शहर में देखा था। उसका सिर झुका हुआ था, समय से पहले बुआ हो गया था, उसकी आंखों में खोया भाव था। पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, क्या मैं उसके लिए दरवाजा खोलूंगा। मैंने शांति से उत्तर दिया, नहीं। अब यह उसे तय करना था कि क्या वह वापस लौटना चाहता है, क्या वह करीब आना चाहता है, क्या वह अपना हाथ फैलाना चाहता है। मैं समझ गया कि प्यार को भी पारस्परिकता की आवश्यकता होती है, जिसे हम प्राप्त किए बिना हमेशा के लिए नहीं दे सकते। मैं हमेशा की तरह उस दोपहर अपने पति की पेंटिंग के सामने बैठी और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई गुस्सा, कोई आक्रोश, कोई अपराधबोध महसूस नहीं हुआ। वह एकमात्र भावना जो मेरे अंदर बची थी वह थी स्वच्छ प्रेम, बोझ से मुक्त, उस दर्दनाक दायित्व से मुक्त जिसे हम इतने लंबे समय तक मातृत्व समय कर भ्रमित करते रहे। जैसे ही वह बोला, मुझे लगा कि उसकी उपस्थिति ने मुझे घेर लिया है, मानो उसके प्यार ने मुझे एक बार फिर से पुष्ट कर दिया हो। आपने सही काम किया, आपने अच्छा चुनाव किया, आप वही है जहां आपको होना चाहिए था। उस रात मैंने अपने बेटे को आखिरी पत्र लिखा। मैंने इसे नहीं भेजा, मैंने इसे उस दराज में रख दिया जहां वर्षों पहले उसने मुझे पहला पत्र भेजा था। इसमें मैंने कहा था कि अगर एक दिन वह लौटेगा
तो उसे कोई निंदा नहीं मिलेगी, बस शांतिपूर्ण शांति होगी। दरवाजे जिन्हें खोलने की अब आवश्यकता नहीं है, और एक फूलों वाला बगीचा जो मेरे लिए बोलता है। मैं समझ गया कि जीवन हमेशा पुनर्मिलन नहीं देता है, लेकिन यह हमेशा चक्रों को बंद करने, घावों को भरने और शांति पाने की संभावना देता है। अगले कुछ दिनों में मैंने छोटे छोटे लंबित कार्य पूरे कर लिए। मैंने बगीचे की बार को रंगा, पुस्तकालय की पुस्तकों को व्यवस्थित किया, मेजपोश पर कयाई की जिसे मैंने अधूरा छोड़ दिया था। प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, मुझे यह एहसास दिलाती थी कि मैं सब कुछ क्रम में छोड़ रहा हूँ, जैसे कोई लंबी विदाई से पहले घर को साफ सुथरा कर रहा हो। मुझे उदासी महसूस नहीं हुई, बल्कि एक शांत शांति महसूस हुई, जैसे कि मेरी आत्मा जानती थी कि जो कुछ भी आएगा उसके लिए वह तैयार है, जैसे कि अब कोई भील नहीं है। जैसे ही मैं छत पर बैठा, दोपहर की आखिरी रोशनी मेरे चेहरे को छू रही थी, मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो मैंने अनुभव किया है। गिरावट और उत्थान, प्यार और अस्वीकृति, आंसू और हंसी। और मैं पूरी निश्चितता के साथ जानता था कि मेरा जीवन इसके लायक है। मुझे अधिक प्रमाण, अधिक मान्यता, अधिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं थी। इतना प्यार करने, इतना कुछ देने, इतना सहने का साधारण तथ्य पहले से ही एक जीत थी। क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यह इस बारे में नहीं है कि कहानी कैसे समाप्त होती है, बल्कि यह है कि हम इसे कैसे जीते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि कौन रहता है, बल्कि यह है कि हम अपने साथ कैसे रहना चुनते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि हमें कितना मिला, बल्कि यह है कि हम कितना देने में सक्षम थे। और दिन की आखिरी रोशनी से जगमगाते अपने बगीचे को देखकर मुझे पता चला कि मैंने सब कुछ दे दिया है, मैंने सब कुछ प्यार किया है, मैंने सब कुछ जिया है, और इसलिए मैं शांति, कृतज्ञता और प्रेम के साथ यह सब जाने दे सकता हूँ। दिन उसी शांति के साथ चलते रहे जिसके साथ पत्थर अपने पत्ते छोड़ता है। मेरी और उसकी यादों से भरा घर हर सुबह मेरे साथ सांस लेता था जब मैं खिड़कियां खोलता था और ताज़ी हवा अंदर आने देता था। मैंने अपने बेटे से फिर कभी नहीं सुना। उसका नाम एक दूर तक गूंजने वाली प्रतिध्वनि बन गया था, जो कभी कभी उसके किसी जानने वाले के होठों तक या कभी कभी सुनाई गई कहानी के रूप में पहुंच जाती थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ, क्या मुझे उसके लौटने की उम्मीद है, क्या अभी भी इसकी गुंजाइश है। मैंने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया और कहा कि माँ का प्यार मरता नहीं, बल्कि आराम करना सीखता है। जाने देने, दूर से आशीर्वाद देने, चारों ओर अंधेरा होने पर भी प्रकाश की लालसा करने से बढ़कर प्रेम का कोई कार्य नहीं है। मेरे दोस्त मुझसे मिलने आते रहे। हमने छोटी छोटी बैठकें आयोजित कीं, जहां हमने घर में बनी मिठाइयाँ, हंसी मजाक और पुरानी कहानियां साझा कीं। हंसी और विश्वास के बीच मैंने सीखा कि दोस्ती भी परिवार का एक रूप है। जिन लोगों ने सड़क के उस हिस्से पर मेरे साथ चलने का फैसला किया, वे एक अनमोल खजाना बन गए। बगीचा खिलता रहा, बच्चों के हाथ पत्थरों के बीच नए रंग और आश्चर्य लाते रहे। प्रत्येक फूल ने मुझे याद दिलाया कि जीवन चलता रहता है, मुस्कुराने के हमेशा कारण होते हैं, सुंदरता सरल इशारों में निहित होती है। मुझे शाम के समय बैठना और सूरज को पत्तों पर चमकते हुए देखना, परछाइयों को लंबा होते देखना, रोशनी को उसी मिठास के साथ जाते हुए देखना पसंद था जिसके साथ वह आई थी। एक सुबह आंगन में झाड़ू लगाते समय एक युवती पास आई। वह मेरे बेटे के एक दोस्त की बेटी थी, जो बहुत दूर से संदेश लाने आई थी। उसने सधे हुए हाथों से एक लिफाफा दिया, जैसे वह कोई नाजुक चीज हो। उन्होंने उससे वे शब्द लाने को कहा था जो महत्वपूर्ण थे। मैंने उसे धन्यवाद दिया और उसे तेजी से दूर जाते देखा, जैसे कि वह उस कहानी से दूर भाग रही हो जो उसकी नहीं थी। मैं घर में दाखिल हुई और अपने पति की पेंटिंग के सामने बैठ गई। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक साधारण सा नोट, जिस लिखावट के साथ मैं अच्छी तरह से जानता था, मैं ठीक हूँ, मुझे क्षमा करे, मेरे पास अब वापस जाने की ताकत नहीं है, मैं अपना जीवन कहीं और जारी रखूंगा, लेकिन जो आपने मुझे दिया है उसे अपने साथ ले जाऊंगा। आपकी शांति भी मेरी बनी रहे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहली बार मुझे लगा कि चक्र बंद हो गया है। वह माफी नहीं मांग रहा था, बल्कि हमने जो अनुभव किया और जिसे हम अनुभव करने में असमर्थ थे, उसकी स्वीकृति मांग रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और शांति को अपने ऊपर हावी होने दिया। अलविदा कहना भी सीख लिया था मैंने।